क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है। ट्रंप पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाकर उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े मुल्क ईरान पर एक ऐसा खौफनाक हमला करने वाला है जिसके बाद दुनिया की सूरत हाल हमेशा के लिए बदल सकती है। मशरिक़ वुस्ता की ज़मीन एक बार फिर खून से भरने जा रही है और हैरान कुन बात यह है कि कई इस्लामी रिवायात और आखिरी ज़माने की निशानियां आज के हालात से ख़तरनाक हद तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आखिरी ज़माने में फितने इस तरह उठेंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े, एक के बाद एक मुसलसल बिला रुके। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि ऐसे फितने आएंगे जिनमें सुबह के वक्त इंसान मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा। यानी हालात इस कदर तेजी से बदलेंगे कि इंसान का दीन और ईमान खतरे में पड़ जाएगा। आज जब आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो ये अल्फाज किसी पुरानी किताब की सतरें नहीं लगते, ये आज सुबह की खबरें लगती हैं। मशरिक़ वुस्ता जल रहा है, यूरोप सफ आरा हो रहा है, एटमी ताकतें आमने सामने हैं और उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर दुनिया की शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग भी है। इस बार एक मुस्लिम मुल्क, एक कमजोर और थकी हुई पाकिस्तानी रियासत, इन तमाम आलमी ताकतों के दरमियान वो वाहिद आवाज बनी हुई है जिसे दोनों तरफ सुना जा रहा है। और ये एक हैरत अंगेज बात है जिसे समझना अशद जरूरी है। आज हम आपके सामने वो मुकम्मल तस्वीर रखेंगे जो टुकड़ों में नहीं, पूरी तरह सामने आनी चाहिए। अमेरिका कहाँ खड़ा है और क्यों, ईरान क्या चाहता है और क्या कर रहा है, लबनान में क्या हुआ और उसका असर कहाँ तक जाएगा, यूरेनियम का वो राज क्या है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, पाकिस्तान इस सारे खेल में क्या किरदार अदा कर रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि ये सब मिलकर हमें किस समत ले जा रहे हैं। बैठ जाएं, स्क्रीन से नजरें ना हटाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। आइए पहले अमेरिका की हालत देखते हैं, क्योंकि जब तक आप अमेरिका को नहीं समझते बाकी पूरी तस्वीर धुंधली रहती है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, आज ईरान के मामले में एक ऐसी तंग गली में खड़ा है जहां से न आगे बढ़ना आसान है न पीछे हटना बाइज्जत। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक ऐसे जाल में फंसी है जो उसने खुद बुना था। खुद अमरीकी अवाम जानते हैं, खुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग समझ रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जो रास्ता चुना गया वो एक संगीन गलती थी, और अब वो गलती अपना हिसाब मांग रही है, रोज मांग रही है, बेरहमी से मांग रही है। तारीख में जितनी भी सुपर पावर्स आईं वो कभी किसी छोटे मुल्क के हाथों नहीं टूटी। वो हमेशा अपने ही बोझ तले दबी रहती रहीं, अंदर से घुलती रहीं, एक दिन रेत के टीले की तरह बिखर गईं। सोवियत यूनियन को याद करें, वो अफगानिस्तान में उतरा, फंसा, मुआशी तौर पर थकता रहा, और फिर एक दिन वो अजीम सुपर पावर जो निस्फ दुनिया पर छाई हुई थी कागज़ की तरह फट गई। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान ने उसे तोड़ा, लेकिन हकीकत यह कि उसका अपना मुआशी बोझ, उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां, उसकी अपनी नजरियाती खालीपन ने उसे तोड़ा। अफगानिस्तान सिर्फ आखिरी धक्का था। आज बाज तज्जियाकार वही सवाल अमेरिका के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल अभी जबान पर नहीं आता, सिर्फ जहनों में गर्दिश करता है, क्योंकि अमेरिका अभी टूटा नहीं, वो थका हुआ है, उलझा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन खतरनाक है। और एक थका हुआ, घिरा हुआ, मुश्तइल दरिंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो सोच कर नहीं, डर कर हमला करता है। और यही डर ट्रंप को एक नई हिकमत अमली की तरफ ले गया है, एक ऐसी हिकमत अमली जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। ये कोई नारा नहीं, ये कोई खाली धमकी नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, सोची समझी गई, कई महाजों पर बैक वक्त चलने वाली फौजी और सिफारती हिकमत अमली है। इस मंसूबे का मरकजी ख्याल ये है कि ईरान पर जो भी कार्रवाई हो वो अकेले अमेरिका की कार्रवाई ना लगे, बल्कि वो पूरी दुनिया की मुश्तरका आवाज़ बनकर सामने आए। ट्रंप चाहता है कि नेटो इत्तेहादी, यूरोपीय यूनियन के मुमालिक और वो तमाम रियासतें जिनकी मईशतों का दारोमदार आबनाए हरमज से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज़ों पर है, वो सब एक सफ में आ जाएं, और फिर ईरान को बताया जाए कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया से है। और ये सफबंदी भी हो रही है, खामोशी से, तेजी से, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से। फ्रांस का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा पहले ही ओमान के करीब लंगर अंदाज हो चुका है। याद रहे कि फ्रांस का ये बेड़ा यूं ही नहीं पहुंचा, ये एक हिसाब किताब के साथ, एक मखसूस पैगाम के साथ वहां पहुंचा है।
जर्मनी की तरफ से भी हिमायत के ऐलानात आ रहे हैं। वो यूरोपीय ममालिक जिन्होंने पहले अमरीकी मुहिम से खुद को अलग कर रखा था, अब आहिस्ता आहिस्ता हरमस के मामले पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हरमस बंद हुआ तो उनकी मईशतें झटका खाएंगी, तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी, तवानाई का बहरान पैदा होगा और अवामी गुस्सा अपनी ही हुकूमतों की तरफ मुड़ेगा। ये उनके अपने मफादात का मामला है। मफादात की बात करें तो दुनिया में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और इसी पस मंजर में ट्रंप ने बरमला कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वो लम्हा बलम्हा सांस ले रही है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। ईरान की तरफ से जो जवाबात आ रहे हैं उन्हें ट्रंप ने कूड़ेदान से तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मज़ाकरातकार वो जवाब देने में 5 दिन लगाते हैं, जो 20 मिनट का काम होता है। गुस्सा ढका छुपा नहीं रहा, नाराज़गी खुलकर सामने आ रही है, और जब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स इस कदर खुल्लम खुल्ला नाराज़गी जाहिर करे तो समझ लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। तारीख गवाह है कि गुस्से में लिए गए फैसले सबसे ज़्यादा तबाहकुन होते हैं, क्योंकि उनमें हिसाब किताब से ज़्यादा अना का अमल दखल होता है, और अना की जंगें कभी फातेह को नुकसान नहीं देती, वो पूरी दुनिया को जलाती हैं। लेकिन ट्रंप के सामने एक बड़ी आईनी रुकावट है, अमरीकी कांग्रेस। अमरीकी आइन के तहत किसी दूसरे मुल्क पर बाकायदा जंग छेड़ने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी है, और कांग्रेस इस वक्त इजाज़त देने के मूड में नहीं, क्योंकि अमरीकी अवाम पहले ही होने वाली जंगों से थक चुके हैं। इराक की जंग की तल्ख यादें अभी नहीं मिटी, और घर वापस आने वाली फौजियों की लाशें हर बार सियासी तूफान खड़ा करती हैं। तो ट्रंप की हिकमत अमली क्या है? उसे ईरान को इस कदर दबाव में लाना है, उसे इस कदर घेरना है, इस कदर मुश्तइल करना है कि ईरान पहले हमला करे, और जब ईरान पर हमला कर दिया, चाहे अमरीकी बहरी जहाज़ पर, चाहे अमरीकी फ़ौजियों पर, तो फिर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल कानूनी और सियासी जवाब मिल जाएगा। इस सूरत में न कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत, न आलमी राय का इंतज़ार, न कोई आइनी पेचीदगी, बस एक रद्द अमल, और साथ पूरी मगरबी दुनिया की भी तायद। ये खेल इंतहाई ख़तरनाक है। आग जलाने वाला खुद को बुझाने वाला जाहिर करता है, शिकारी जाल बिछाकर खुद को बेकसूर दिखाता है, और इस खेल में अगर एक भी गलती हुई, अगर ईरान ने एक भी ऐसा कदम उठाया जो ट्रंप को जवाब दे तो जो आग लगेगी वो सिर्फ ईरान तक या मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी। उस आग की तपिश पूरे खित्ते को, पूरे आलम इस्लाम को, और शायद पूरी दुनिया को महसूस होगी, क्योंकि जब बड़ी ताकतें टकराती हैं तो छोटे मुल्क राख बनते हैं, और ये तारीख का वो सबक है जिसे हम हर बार भूल जाते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल से जोड़ते हैं लबनान को, जहां से चंद दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसने तज्ज़ियाकारों को चौंका दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया, और खुद इसराइल ने भी तस्दीक की, कि लबनानी महाज पर इसराइल के 18 फौजी हलाक हुए हैं। 18, ये तादाद सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन इसराइल के लिए ये महज एक तादाद नहीं, ये गहरा तकलीफ दे जख्म है। समझना ज़रूरी है क्यों। इसराइल की कुल आबादी महज 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ की आबादी में हर फौजी की मौत पूरी कौम को हिला देती है। हर घर में सोग होता है, हर मोहल्ले में सफ़े मातम बिछती है। इसराइल अपने आप को एक मुनफरिद बरगजीदा कौम समझता है। उसके इज्तिमाई शऊर में ये बात बैठी हुई है कि उनका एक फ़र्द दुनिया के हज़ारों आम लोगों से ज़्यादा कीमती है। इसी नफ्सियात की वजह से इसराइल का हर फौजी नुकसान उसकी क़यादत पर ज़बरदस्त अवामी दबाव डालता है, और ये दबाव सोचे समझे फैसलों के बजाय ख़तरनाक, बाज़ औक़ात तबाहकुन और इक़दामात पर मजबूर कर देता है। जंग के आगाज़ से आज तक इसराइल के अंदर हालात कभी मामूल पर नहीं आए। बिन गोरियान एयरपोर्ट के वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, जब लोग एक दूसरे को धकेल कर जहाज़ों में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट कश्तियों और चार्टर्ड जहाज़ों के जरिए हज़ारों लोग मुल्क छोड़कर भागे, शहर वीरान हुए, मईशत मुतासिर हुई, और वो तकब्बुर जो कभी इसराइल की पहचान था आज छुपाए नहीं छुपता। अबू धाबी और दुबई में वीरानियां हैं, ईरान में सुनसनाहट है, और इसराइल में आज कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां दुनिया जाना चाहे। सरमायादार तबका भाग चुका है, कारोबार बंद हुए, जिंदगी थमी हुई है, और यही वो लम्हा है जब कोई कौम अंदर से टूटती है, चाहे बाहर से कितनी ही मजबूत दिखे। और इसी दौरान एक और दरार सामने आई है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान एतमाद का वो बहरान जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही जो कभी थी। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
اسرائیل کی ضد نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، جب کام نکل گیا تو الگ ہو گیا۔ مذاکرات اپنے طور پر کر رہا ہے اور ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ دوستوں کے درمیان کی پھوٹ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتحادیوں کے درمیان آنے والی بد اعتمادی اکثر دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کے درمیان نفاق ڈال دیتا ہے کہ ہم ان طاقتوں کے درمیان اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں۔ یہ تجزیہ ہے، یہ کوئی حتمی حکم نہیں، لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس پہیلی کی طرف جو پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے اور جو کسی بھی وقت ایک بہت بڑے دھماکے کا سبب بن سکتی ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام اور اس کی یورینیم کا معاملہ۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی بمباری کے بعد ان کی ایٹمی تنصیبات کے ملبے میں یورینیم دب گئی اور اسے نکالنے کے لیے انہیں امریکی تکنیکی مدد درکار ہے۔ یورپ کو، ٹرمپ کو یہ بیانیہ مشکوک لگتا ہے اور پوری دنیا کو بھی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ملک واقعی اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنا سب سے بڑا راز، اپنی طاقت کا سب سے اہم ذریعہ ایک جگہ چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے جہاں دشمن کے بم گریں؟ عقل کہتی ہے نہیں، لیکن حقیقت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ یورینیم کو ملبے سے نکالنا، اسے ٹریس کرنا اور اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا انتہائی پیچیدہ سائنسی اور تکنیکی عمل ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 3 ملکوں کے پاس یہ مکمل صلاحیت موجود ہے: امریکہ، روس اور چین۔ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور یہ بات تکنیکی ماہرین تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی ساری یورینیم وہیں تھی جہاں بم گرے، یا ایران نے پہلے ہی سے خفیہ مقامات میں ذخیرہ منتقل کر لیا تھا؟ یاد رہے کہ ایران ایک ذہین ملک ہے، اس کے انٹیلیجنس ادارے تجربے کار ہیں، اور وہ دہائیوں سے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ یہ ناممکن نہیں اس نے پہلے ہی کچھ محفوظ کر لیا ہو۔ اور اگر ایران کے پاس ابھی بھی کسی خفیہ مقام پر افزودہ یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے تو پھر ساری جنگ بیکار گئی۔ تب پھر یا تو اور تباہ کن جنگ لڑنی پڑے گی، یا پھر ایران کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دونوں راستے ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پر انتہائی مشکل ہیں، اور یہی سوال ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو رات کو سونے نہیں دیتا، جو ان کے حکمران طبقے کو بے چین رکھتا ہے، اور جو اس پوری صورتحال کو مزید بارود سے بھرتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ معلق ہے، اور معلق صورتحال سب سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں غلط فہمی کی گنجائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں جنگیں شروع کرا دیتی ہے۔ ایران کے ایٹمی معاملے کے ساتھ ایران کی سفارتکاری کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایران صرف فوجی محاذ پر نہیں لڑ رہا، وہ سیاسی محاذ پر بھی ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ اکیلا امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے جو سادہ لیکن اہم ہے۔ جتنے زیادہ ممالک اس معاملے میں شامل کرو، امریکہ پر اجتماعی دباؤ اتنا ہی زیادہ بنے گا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ابھی تک واحد سفارتی راستہ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ سعودی عرب، قطر، چین اور روس سے بھی رابطے بڑھا رہے ہیں۔ ایران کے سعودی وزیر خارجہ سے 8ویں بار رابطہ ہوا ہے، 8ویں بار۔ یہ تعداد بتاتی ہے کہ کوئی اتفاقی ملاقات نہیں، یہ ایک مسلسل مصروف سفارتی عمل ہے۔ وہی سعودی عرب جس کے ساتھ ایران کے تعلقات کئی سال سے منقطع تھے، جس کے ساتھ اس جنگ کے آغاز میں بھی برف کی طرح ٹھنڈے تھے، اب اس کے ساتھ 8ویں بار بات ہو رہی ہے۔ یہ ضرورت کی سفارتکاری ہے۔ ایران خود اس بات سے واقف ہے کہ وہ کمزور پوزیشن میں ہے، اور کمزور فریق سفارتکاری زیادہ کرتا ہے اور اکڑ کم دکھاتا ہے، یا کم از کم ایسا دکھاوا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی اور ناقابل حل رکاوٹ ہے۔ کوئی ملک ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ٹرمپ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کہے گا، آج کیا طے ہوا اسے وہ خود کتنا مانے گا۔ قطر کی مثال سامنے ہے۔ دوحہ میں جب مذاکرات کے دوران کسی فریق نے یقین نہیں کیا تھا کہ اسی دوران وہیں حماس قیادت پر حملہ ہوا، اور ٹرمپ آنکھ نہیں جھپکے گا۔ عراق میں ایران کے اعلیٰ جنرل کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا، اور امریکہ نے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم نے کیا ہے۔ روس خود تجارتی تعلقات کی بحالی چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ ان حالات میں کون ہے جو سامنے آ کر کہہ سکے ٹرمپ کی بات پر بھروسہ کرو، یہ سمجھوتا برقرار رہے گا، میری ضمانت ہے؟ اس سوال کا جواب ہے صرف ایک ملک، پاکستان، اور یہیں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو شاید سب سے حیران کن ہے، سب سے غیر متوقع ہے۔ وہ پاکستان جسے ہم اکثر کمزور، بحران زدہ اور اندرونی مسائل میں گھرا ہوا کہتے ہیں، آج دنیا کے سب سے بڑے سفارتی تنازع میں واحد قابل اعتماد پل بنا ہوا ہے۔ امریکہ کا پیغام ایران تک جاتا ہے تو پاکستان کے ذریعے جاتا ہے، ایران کا جواب واپس آتا ہے تو پاکستان کے ذریعے آتا ہے۔ جب امریکہ
प्रोजेक्ट फ्रीडम को फौरी अमल दरामद की तरफ ले जाना चाहता था, पाकिस्तान की गुजारिश पर उसे रोका गया, ये छोटी बात नहीं। और ईरान का ये रवैया देखें तो पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाज आबना हुरमत से बिला रोक टोक गुजर रहे हैं, जबकि कतर जैसे मुल्क जो सिफारती किरदार अदा करने की कोशिश करता है, उसके जहाज़ों को ये सहूलत नहीं मिलती। ये बज़ाहिर एक छोटी सी अलामत है, लेकिन इसका पैगाम बहुत वाज़ेह है। ईरान अभी भी पाकिस्तान को एक अलग, करीबी, काबिल एतमाद दोस्त समझता है, और यही वो एतमाद है जो पाकिस्तान को इस खेल में नागुज़ीर बनाता है। लेकिन इस दोस्ती और इस एतमाद को भी ठेस लगी है, और उसे छुपाना मुनासिब नहीं। ईरान के एक आला तर्जुमान ने एक मौके पर पाकिस्तान पर बदएतमादी जाहिर की, एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान को नाराज़ किया, जिसने इस्लामाबाद को महसूस कराया कि हमने बार बार उनकी तरफदारी की, उनका पैगाम पहुंचाया, उनके लिए मुश्किल मौक़िफ़ इख्तियार किए, और बदले में उन्होंने हम पर शक किया। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को पाल मशवरे देना कम कर दिए। पहले जैसा जोश नहीं रहा, पहले जैसी दौड़ धूप नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता नहीं छोड़ा। वह भी डाकिये का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अब वो डाकिया है जो खत पहुंचाता है, अपनी राय कम देता है। शायद यही इस वक्त का सही रास्ता है। तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तारीखी मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा ना आए। मुस्लिम दुनिया की आवाज़ बनने का, आलमी अमन में किरदार अदा करने का, अपनी सिफारती अहमियत को साबित करने का। लेकिन ये काम उतना ही नाजुक है जितना दो जलते शोलों के दरमियान खड़े होकर दोनों को ठंडा करना। एक तरफ भी झुको तो दूसरी तरफ से एतमाद खत्म। पाकिस्तान में मीडिया का मॉडल कभी सहाफत पर नहीं खड़ा हुआ। यहाँ चैनलों के मालिक की हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, दरामद बरामद के कारोबार हैं, रियल इस्टेट के बड़े बड़े मंसूबे हैं। इन सब के लिए मीडिया एक हथियार का काम करता रहा है। हुकूमत तक रसाई दिलाता है, टैक्स सिस्टम में फ़ायदा दिलाता है, सियासी असर और रसूख कायम रखता है, कारोबार को नाजायज़ हमलों से बचाता है। जब तक दूसरे कारोबार चलते रहे, मीडिया की तनख्वाहें अदा होती रहीं, लेकिन जब रियल इस्टेट मार्केट गिरी, जब कारोबार मुतासिर हुए, तो वो पैसा बंद हो गया जो मीडिया को सहारा दे रहा था। और ऊपर से एक और ज़र्ब, इश्तहारी बजट का एक बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो चुका है। पुराना निज़ाम काम नहीं कर रहा और नया निज़ाम अभी तक बना नहीं। इस कश्मकश में बसते हैं आम मुलाजमीन, जिनका ना मालिक से ज़ाती ताल्लुक, न कारोबार में हिस्सा, बस एक मुलाजमत थी जो चली गई। तो आज के तमाम हालात एक तस्वीर में कैसे जमा होते हैं? अमेरिका फंसा हुआ है और ख़तरनाक है। वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के ज़रिए दुनिया को ईरान के ख़िलाफ़ सफ़ आरा कर रहा है। लबनान में हिज़्बुल्लाह इसराइल को ज़ख्मी कर रहा है, इसराइल अंदर से टूट रहा है, और साथ ही अमेरिका इसराइल के दरमियान भी दरार बढ़ रही है। ईरान एटमी मामले पर अकड़ा हुआ है, लेकिन सिफारती महाज पर मुसलसल दौड़ धूप भी कर रहा है। और पाकिस्तान इन तमाम ताकतों के दरमियान एक थका हुआ लेकिन नागुज़ीर सालिस बना हुआ है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जिसकी मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है, लेकिन जिसकी कदर पूरी तरह नहीं की जाती। और अपने अंदर वो मीडिया बहरान भी झेल रहा है जो उसकी अपनी कमज़ोर मईशत और गलत तरजीहात की पैदावार हैं। अफगानिस्तान को देखिए, 20 साल की जंग के बाद अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला गया और वहाँ जो पहले था वही वापस आ गया। तो अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर तेहरान पर बम गिरे, अगर ईरान की हुकूमत का ढांचा टूटा, तो उसके बाद क्या? उसके बाद एक ऐसी बेतरतीबी जन्म लेगी जिसका कोई ठोस नेमुल बदल तैयार नहीं। और इसी बेतरतीबी में सबसे ज़्यादा नुकसान आम मुसलमानों का होगा, जो न इस जंग के जिम्मेदार थे, न उन्होंने ये जंग मांगी थी। और जब मुसलमानों की बात करते हैं तो एक अहम सवाल ये भी है कि आलम इस्लाम इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? सऊदी अरब ईरान से बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका का साथ भी नहीं छोड़ सकता। तुर्की अपने मफादात का हिसाब लगा रहा है। मिस्र खामोश है। खलीजी रियासतें ये देख रही हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। मुस्लिम ममालिक का ये इंतशार, ये बेइत्तेहादी, यह हर एक का अपना अलग हिसाब किताब, यही वो कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा बड़ी ताकतें हमेशा उठाती हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कल करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। आज उम्मत मुस्लिमा को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ना कोई बैरूनी ताकत है, न कोई हथियार, न कोई इत्तेहादी। वो है अपने रब की तरफ सच्चा रुजू, आपस का इत्तेहाद और हालात को वाज़े ठंडे दिल से देखने की सलाहियत। दुनिया बदल रही है, सफ़ बंदियाँ बदल रही हैं, नक्शे बदल सकते हैं, ताकतें टकरा रही हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो अल्लाह का वादा है। आज हम आपको हालात बताते हैं, तज्जिया पेश करते हैं, मुमकिनात और इम्कानात आपके सामने रखते हैं, लेकिन आने वाला कल सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हम जो कहते हैं वो हमारी नाक़िस समझ की बात है। जो अल्लाह चाहता है वही होगा, और यही यकीन मोमिन की असल ताकत है।
کیونکہ جب دنیا بدل رہی ہو تو خبردار رہنا فرض بن جاتا ہے، باخبر رہنا ضروری ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔